हेलो फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरफेस केमिस्ट्री में हमने अधिशोषण और अधिशोषण के बाद में उत्प्रेरक दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। उत्प्रेरक से ही संबंधित ये तीसरा टॉपिक अपना है एंजाइम उत्प्रेरक। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। नॉर्मली अपन जानते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं। बेसिक जो डिटेल है वो अपन जानते हैं, कोई विक्रियाओं रिएक्शंस वगैरह में भाग लेते होंगे। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे कि वास्तव में रियल में एंजाइम होता क्या है और किस प्रकार से ये रिएक्शन में भाग लेता है, क्या कार्य करता है। देखिए एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक ही होता है। बस अंतर यह है कि अपने शरीर के अंदर जो रिएक्शन होती है, सजीवों के शरीर में जो रिएक्शन होती है उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया, किसी अगर लिविंग बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है तो उसे अपन जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अपने शरीर में मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए माल्टोज का जल अपघटन हो रहा है, सुक्रोज का जल अपघटन हो रहा है, तो उसमें अगर कोई उत्प्रेरक काम में आ रहा है, जैसे माल्टोज का जल अपघटन हो रहा है, माल्टोज के जल अपघटन में एक उत्प्रेरक काम में आता है जिसको कहते हैं माल्टेज उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक को ही हम कहते हैं एंजाइम। बस एंजाइम्स में डिफरेंट ये है कि ये केवल सजीवों के शरीर में जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं केवल उन्हीं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के जो उत्प्रेरक होते हैं उन उत्प्रेरकों को ही क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहा जाता है। वास्तव में एंजाइम्स होते क्या हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त अणु होते हैं और प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वृहद अणु होते हैं। वृहद अणु होंगे तो उनका अणुभार भी क्या होगा, उच्च। तो आप ये कह सकते हैं कि उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन के वृहद अणु, उच्च अणुभार वाले, इनका अणुभार ज्यादा होता है। नाइट्रोजन युक्त किसी भी प्रोटीन में नाइट्रोजन हमेशा कंपलसरी होती है। उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन के वृहद अणु जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं, एंजाइम, या फिर हम इनको बोल सकते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरक। क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आ रहे हैं इसलिए हम इनको जैव रासायनिक उत्प्रेरक बोल सकते हैं। एंजाइम्स हैं, इनके बारे में सबसे पहले कुहने नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब कुछ उदाहरण, एंजाइम्स अपने बॉडी में कहां कहां पर किस प्रकार से कौन कौन सी विक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखिए। तो इसमें आप इस प्रकार के उदाहरण याद रखिए जो आपके और भी कहीं पर काम में आ जाए। जैसे अपन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने एक चैप्टर आएगा एल्कोहल। तो उसमें भी एथिल अल्कोहल बनाने की कुछ रिएक्शन है, कुछ विधियां हैं जिनमें एंजाइम्स का उपयोग किया गया है। तो अगर हम वो एंजाइम याद रख ले तो वो यहां पर एंजाइम्स के उदाहरण के तौर पर भी अपने काम में आ जाएंगे और वहां पर अल्कोहल बनाने की विधि में भी अपने काम में आ जाएंगे। अपने को दोनों जगह फायदा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एंजाइम्स के उदाहरण। सबसे पहले स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, एक स्टार्च का जल अपघटन। ठीक है, स्टार्च के जल अपघटन में जो एंजाइम काम में आता है, ध्यान रखिए, स्टार्च के जल अपघटन में जो एंजाइम काम में आता है उस एंजाइम का नाम होता है डायस्टेज एंजाइम। स्टार्च के जल अपघटन में काम में आने वाले एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, डायस्टेज कहते हैं। और स्टार्च के जल अपघटन से बनता क्या है, माल्टोज। इसको देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये स्टार्च है, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आगे अपने एक चैप्टर आएगा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उसमें अपने को डिटेल से भी पढ़ने। तो उस समय आप देखना, उस समय आप पढ़ना कि जो स्टार्च है ये एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, इसमें बहुत सारे अणु जुड़े हुए रहते हैं
और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, मतलब इसमें दो अणु जुड़े हुए रहते हैं। ग्लूकोज के दो अणु जुड़ने से बनता है माल्टोज, यानी इसमें ग्लूकोज के दो अणु जुड़े हुए हैं। तो इसको ऐसे याद रख लो कि स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदल दिया। माल्टोज एक क्या डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड में बदल दिया, इसलिए जो एंजाइम है उसका नाम क्या हो गया, डायस्टेज एंजाइम हो गया। अब अगर माल्टोज का भी जल अपघटन कर दें तो माल्टोज के जल अपघटन से क्या पड़ेगा, अभी बताया मैंने कि माल्टोज है वो दो ग्लूकोज के अणुओं से बना हुआ होता है, तो माल्टोज के जल अपघटन से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। और इसमें जो एंजाइम होता है वो माल्टोज के नाम से आप याद रख ले, माल्टेज। माल्टोज के जल अपघटन वाले एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, माल्टेज बोल सकते हैं। सीधा सा इजीली याद रह जाएगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में ग्लूकोज का भी आप जल अपघटन कर सकते हैं, ग्लूकोज का भी तोड़ सकते हैं, इसका किण्वन कर सकते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने से बनता है एथिल एल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसका जो एंजाइम होता है इसका आपको नाम याद रखना है जाइमेज। ग्लूकोज के जल अपघटन वाला एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। तीन एग्जांपल ये याद रख सकते हैं, ये आपको एल्कोहल में भी याद करने पड़ेंगे, तो यहां पर याद कर लीजिए तो एंजाइम्स के उदाहरण भी याद रह जाएंगे। स्टार्च को डाइसेकेराइड नाम का माल्टोज है उसमें तोड़ने वाला एंजाइम डाइस्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम माल्टेज, ग्लूकोज को अल्कोहल में तोड़ने वाला एंजाइम जाइमेज। एक तो ये है अपने पास में। इसके अलावा एक दूसरा और है सुक्रोज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड होता है, इसको आप शर्करा भी लिख सकते हैं। इसका जब जल अपघटन करते हैं तो सुक्रोज, जैसे अभी मैंने आपको बताया माल्टोज, माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड था, वो दो ग्लूकोज के अणुओं से बना हुआ था। माल्टोज को अगर तोड़ेंगे तो ग्लूकोज के दो अणु बनते हैं। वैसे सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है और ये एक अणु माल्टोज एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज, इन दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब बताओ इसको तोड़ने से क्या बनेगा, अगर सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों बनेंगे अपने पास, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमेशा, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। उल्टी शर्करा होती है तो इसको इनवर्ट शर्करा बोलते हैं। उल्टा जैसे उल्टी घात लगाते हैं -1 तो उसको इनवर्स बोलते हैं ना अपन, तो ये दोनों उल्टी शर्कराएं होती हैं इसलिए इनको इनवर्ट बोलते हैं अपन। तो यहां पर जो एंजाइम काम में आएगा वो इनवर्ट के नाम से बना हुआ है इनवर्टेज एंजाइम। सुक्रोज नाम के डाइसेकेराइड को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम है इनवर्टेज, और ग्लूकोज को फिर से तोड़ना चाहिए अल्कोहल में तो वही एंजाइम रहेगा जाइमेज। इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक यूरिया, यूरिया के जल अपघटन में एंजाइम होता है यूरिएज, इजीली याद रह जाए। यूरिया के जल अपघटन से बनती है अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रख लीजिए। यूरिया का जब जल अपघटन करेंगे तो इसमें कौन सा एंजाइम काम में आता है, यूरिएज। एकदम से सीधा सा इजीली याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये तो आपको मोस्टली मैंने वो एग्जांपल बताए हैं जो आगे अपने को याद करने पड़ेंगे। तो आप अगर एंजाइम्स के एग्जांपल याद करते हैं तो पहले ये एग्जांपल याद कीजिए। इसके अलावा जैसे अपनी लार है, थूक होता है, तो थूर में एक आपने नाम सुना होगा एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, अपनी लार में पाया जाता है एमाइलेज नाम का एंजाइम, और ये एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। स्टार्च को डायरेक्टली किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। जैसे अभी तो हमने स्टार्च को पहले डायस्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में, फिर माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में बदला था। ये डायरेक्ट स्टार्च को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा अपने जो लार होती है उसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम भी पाया जाता है, टाइलिन, ये स्टार्च को बदल देता है शर्करा में। ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। दोनों ही जो एंजाइम्स हैं वो अपनी लार में पाए जाते हैं, एमाइलेज और टाइलिन, जो कि स्टार्च को क्रम से ग्लूकोज और शर्करा में जल अपघटित कर देते हैं या तोड़ देते हैं। इसके अलावा जैसे दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम होता है लैक्टिकोबेसिलाई, आपने नाम सुना होगा लैक्टिकोबेसिलाई, ये एंजाइम होता है
लैक्टिकोबैसिलाई नामक जो एंजाइम है वो दूध को दही में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये थे एंजाइम्स के एग्जाम्पल। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं एंजाइम्स के गुण। एंजाइम्स के देखिए क्या क्या गुण। नंबर 1, एंजाइम सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। यानी प्रकृति में जितने भी एंजाइम जितने भी उत्प्रेरक पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो उत्प्रेरक है वो एंजाइम होता है। जैसे अपन बाहर रिएक्शंस में जो एंजाइम का उत्प्रेरक काम में लेते हैं, तो वो उत्प्रेरक क्या करते हैं, विक्रिया के वेग को जैसे बढ़ा देते हैं। जैसे विक्रिया के वेग को 5 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा दिया या 20 गुना बढ़ा दिया। जबकि एंजाइम्स होते हैं ये विक्रिया के वेग को बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ा देते हैं। विक्रिया के वेग में ये लगभग 10 लाख गुना वृद्धि कर देते हैं। इतने ज्यादा ये प्रभावी होते हैं, इतना ज्यादा इनका प्रभाव होता है कि इनकी उपस्थिति से विक्रिया का जो वेग है वो 10 लाख गुना बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। इसके अलावा एंजाइम की आंशिक या सूक्ष्म मात्रा, जैसे कोई रिएक्शन है तो उसमें जैसे उत्प्रेरक का भी यही गुण होता है। अब विक्रिया में अपने को थोड़ा सा उत्प्रेरक मिलाना होता है, वैसे एंजाइम भी विक्रिया में एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा जरूरत होती है। किसी जैव रासायनिक विक्रिया में एंजाइम की आंशिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं वो एक निश्चित ताप एवं पीएच पर ही कार्य करते हैं। एंजाइम्स के कार्य करने की जो टेम्परेचर और जो पीएच की परास है वो निश्चित होती है। जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर है मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अपनी बॉडी के जो एंजाइम्स है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे ज्यादा प्रभावी कार्य करेंगे। अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो जो एंजाइम है वो कम सक्रिय हो जाएंगे, वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। पीएच है तो सभी एंजाइम्स के काम करने की एक निश्चित पीएच होती है। जैसे अपना आमाशय है, आमाशय की पीएच अम्लीय होती है, तो आमाशय के जो एंजाइम है वो केवल अम्लीय पीएच में ही कार्य कर सकते हैं। अगर वहां की पीएच कम बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो फिर वहां के जो एंजाइम्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी एंजाइम के कार्य करने के लिए एक ऐसी पीएच होती है जिस पर वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। उस ताप या उस पीएच को आप इष्टतम ताप, वह ताप जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा प्रभावी होता है ना उसको कहते हैं इष्टतम ताप। और वह पीएच जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा प्रभावी होता है उस पीएच को अपन कहते हैं इष्टतम पीएच। इसके अलावा एंजाइम्स का अगला गुण है विशिष्टता। एंजाइम विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब किसी एक जैव रासायनिक विक्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम है वही उस विक्रिया में काम करेगा। जैसे यूरिया का जल अपघटन करना है तो केवल यूरिएज एंजाइम ही काम करेगा। ये नहीं कि टाइलिन एंजाइम है उसने प्रोटीन को भी तोड़ दिया, उसने कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ दिया और यूरिया का जल अपघटन भी उसने कर दिया। सभी जैव रासायनिक विक्रियाओं के निश्चित एंजाइम होते हैं और किसी भी विक्रिया में वो एक ही एंजाइम कार्य करेगा। यानी विशेष विक्रिया के लिए विशेष एंजाइम होता है। प्रत्येक विशेष विक्रिया के लिए, विशिष्ट का मतलब हो गया कि एक विशेष विक्रिया होगी तो उसके लिए एक विशेष एंजाइम होगा। जो एंजाइम होते हैं ये कोलाइड प्रकृति के होते हैं। ये कोलाइड क्या होता है ये इसी चैप्टर में आगे अपन पढ़ेंगे। कोलाइड एक इस प्रकार की प्रावस्था होती है जो मतलब विलयन और विषमांगी मिश्रण होता है, जो उसके बीच की प्रावस्था होती है। तो जो एंजाइम्स के अणु होते हैं ये भी एक प्रकार के कोलाइड प्रकृति के ही होते हैं। इसके अलावा जैसे कल हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो उत्प्रेरक होता है उसमें एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं तो उनको हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को कम कर देते हैं तो उनको हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। ठीक ऐसे ही एंजाइम्स में भी होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को कम कर देते हैं, उसको हम विष एंजाइम बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से एंजाइम्स की सक्रियता कम हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विष एंजाइम। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, साइनाइड है, ये एंजाइम विष का कार्य करते हैं। इनकी उपस्थिति से एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी उपस्थिति से एंजाइम की सक्रियता और ज्यादा बढ़ जाती है, उनको कहते हैं सह एंजाइम। जैसे उत्प्रेरक वाले को उत्प्रेरक वर्धक कहा था ना, वैसे इसको हम क्या कहेंगे, सह एंजाइम। वे पदार्थ, वे रसायन जिनकी उपस्थिति से एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है
उनको सह एंजाइम या आप वर्धक भी बोल सकते हैं। इसके उदाहरण, अपने शरीर में जो मिनरल्स चाहिए, जो खनिज लवण चाहिए, वो सभी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सह एंजाइम ही होते हैं। जैसे अपने शरीर में सोडियम आयनों की जरूरत होती है, जिंक आयनों की जरूरत है, मैंगनीज आयनों की जरूरत है, ये सारे सह एंजाइम होते हैं। तो यह है एंजाइम्स के कुछ गुण। जो गुण लगभग उत्प्रेरकों के होते हैं, उत्प्रेरक ही एक तरह का, तो जो गुण उत्प्रेरक के होते हैं वही गुण किसके होंगे, एंजाइम्स के होंगे। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे एंजाइम की क्रियाविधि। बस एंजाइम इतना ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंजाइम किसे कहते हैं, इसके उदाहरण, इसके गुण, और अब है इसकी क्रियाविधि। इसकी जो क्रियाविधि है ये है ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित है। ताला चाबी सिद्धांत, इस पर आधारित है एंजाइम की क्रियाविधि। देखिए एंजाइम क्रियाविधि क्या कहती है। जो ताला चाबी सिद्धांत है, देखिए नाम से पता चल रहा है अपने को कि ताला चाबी, जिस तरह से अपना लॉक और की होता है सेम वैसे ही होता है। जैसे ये मान लो कोई पदार्थ है, अभिकारक है, ये सबस्ट्रेट है, तो इसको मैं इसके द्वारा लिख देता हूं, ठीक है। एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम और ये है अभिकारक, ये कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए एस, ये बदल रहा है मान लो पी में, एस अभिकारक को पी उत्पाद में बदल रहा है, और ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम इसको किस प्रकार से पी में बदलने में मदद करता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ यानी अभिकारक के साथ रिएक्शन करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, देखिए दोनों रिएक्शन करेंगे। तो ये तो है अपना सबस्ट्रेट मान लीजिए। जिस तरह का अभिकारक होता है ठीक उसके पूरक सतह वाला होता है हमेशा एंजाइम। ये है एंजाइम। अभिकारक और एंजाइम की सतह हमेशा एक दूसरे के पूरक होती है। देखिए इसकी सतह जिस तरह से जिस शेप में अंदर धसी हुई है, ठीक वैसे इसकी सतह बाहर निकली हुई है, तो ये यहां से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं आसानी से। ये जो यहां से जुड़ेंगे ना, इस स्थान को अपन कहते हैं सक्रिय केंद्र। ये सक्रिय केंद्र। तो ये एंजाइम सबसे पहले क्या करेगा, इस अभिकारक के साथ आकर के जुड़ जाएगा। एंजाइम और अभिकारक ये दोनों जुड़ गए, तो देखिए इस प्रकार से जुड़ेंगे ये दोनों। ये एंजाइम्स को मैं इस तरह से दर्शा देता हूं, ये वहां एंजाइम, तो ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम दोनों जुड़ गए एक जगह। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आप ताले के अंदर चाबी को लगाते हैं, वैसे ये लॉक था और इस लॉक के अंदर हमने ये की लगा दी है। फिर लॉक के अंदर की लगाने के बाद हम क्या करते हैं, चाबी को घुमाते हैं और घुमाते ही ताला खुल जाएगा। तो अब ये एंजाइम है, चाबी है ये, इसको हम घुमाएंगे, मतलब ये एंजाइम अब रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या करेगा, इस ताले को खोल देगा। खोलने का मतलब ये जो अभिकारक है ना, इसको किस में बदल देगा, उत्पाद में बदल देगा। देखिए क्या होगा, ये तो है अपना एंजाइम। और इसने इस अभिकारक को तोड़ करके और इसके उत्पाद बना दीजिए। अभिकारक को किसमें चेंज कर दिया है, उत्पाद। मतलब हमने की को घुमाया, चाबी को घुमाया और चाबी को घुमाते ये लॉक क्या हो गया, खुल गया। खुलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चाबी को वापस बाहर निकाल सकते हैं। अभिकारक से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब आप चाबी को वापस क्या कर दीजिए, बाहर। बाहर निकालने का मतलब एंजाइम को यहां से वापस अलग कर दीजिए, समझ गए होंगे आप। यानी इस तरह से ये एक प्रोडक्ट हो गया और ये दूसरा प्रोडक्ट, और जो आपका एंजाइम है ये लीजिए, इस एंजाइम को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये एंजाइम अभिकारक के दूसरे अणु के साथ में, इस तरह का अगर कोई दूसरा अणु है तो उसके साथ आकर के ये जुड़ेगा और उसको भी किस में चेंज करेगा, उत्पाद में चेंज करेगा। ये इसकी सीधी सी क्रियाविधि है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों जुड़ेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद में प्रोडक्ट में से एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा।
ये है ताला चाबी सिद्धांत, सीधा सा सिद्धांत है। मतलब ये अपना लॉक था, ये की को हमने इसके अंदर ये लगा दिया, लगाने के बाद में ये मैंने घुमाया, घुमाते ही लॉक खुल गया और ये मैंने की को वापस बाहर निकाल दिया। ये इसका सीधा सा सिद्धांत है, ताला चाबी सिद्धांत। ये इसकी जो सतह है वो हमेशा एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए, ध्यान रखिए। इसलिए यहां पर केवल यही एंजाइम जुड़ सकता है। अब अगर कोई दूसरा एंजाइम है तो वो एंजाइम उसकी सतह इसके जैसी नहीं होगी, इसलिए दूसरा एंजाइम यहां पर कभी भी नहीं जुड़ सकता, ध्यान रखिए। और जो एंजाइम विष होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये मान लो कोई एंजाइम विष का मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम विष का जो मॉलिक्यूल होता है वो देखो क्या करेगा इसके साथ। एंजाइम विष का मॉलिक्यूल मान लीजिए इसमें यहां पर जुड़ गया, ये एंजाइम विष है, तो ये यहां पर जुड़ने के बाद में इसे देखो करता क्या है, ये मान लीजिए यहां पर एंजाइम विष जुड़ गया ये, तो जैसे ये यहां पर जुड़ेगा तो इसकी जो सक्रिय स्थल है ना वो चेंज हो जाएगा। इसका मान लीजिए जो सक्रिय स्थल था ना वो इस प्रकार का हो गया, ये कार्य करता है एंजाइम विष, यहां पर इसको चेंज कर दिया। अब जो अपना एंजाइम है ना वो एंजाइम इस पर कोई काम नहीं कर सकता। अब एंजाइम देखिए लोक अलग है, की अलग है, तो ये की इस लोक में सेट हो ही नहीं सकती। तो जो सक्रिय स्थल था उसको चेंज करने के कारण जो एंजाइम है वो अब अपने लिए कोई यूजफुल नहीं रहा। इस तरह से जो उत्प्रेरक विष होते हैं, ये विष है, उत्प्रेरक विष है, वो एंजाइम की सक्रियता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यह है एंजाइम के लिए ताला चाबी सिद्धांत। कंप्लीट हुआ ताला चाबी सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही, एंजाइम अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।